हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जैप, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का जो टॉपिक है एंसिलरी सर्विसेज, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा ये जो टॉपिक है एंसिलरी सर्विसेज, इसके जो क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख लीजिए एंड अपना जो प्रॉपर जो सारे कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए एंड देन उसके बाद में आकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर जो है एक बार थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए ऑफ योर एग्जाम, कैसे जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ इन केस आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आए या ये लगे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग वीडियो का जो है हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही अच्छे से मैंने सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिमांड ड्राफ्ट इज इशूड बाय द बैंक्स टू बी वैलिड फॉर। एक जो डिमांड ड्राफ्ट होता है जो कि आप लोग इशू करते हैं वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, नन ऑफ दी अबव। डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी हमें बतानी है, दैट वुड बी 3 मंथ्स, राइट। 3 मंथ्स के लिए जो है एक डिमांड ड्राफ्ट वैलिड रहता है, जो भी जब भी वो इशू किया गया है उसके 3 मंथ्स तक, ठीक है। Then a customer is entitled to issuance of a duplicate DD in place of the lost one, provided एक जो कस्टमर है वो एंटाइटल्ड है या उसे जो है एक डुप्लीकेट डीडी मिल सकती है अगर वो जो ओरिजिनल वाली है वो अगर कहीं पर उससे गुम जाए तो। बट व्हाट कंडीशंस आर देयर? ओके, प्रोवाइडेड ही गिव्स ड्यू इंटीमेशन to the issuing branch. Then B option is payment of DD not already made by the drawee branch. Execution of an indemnity signed by both payee and the purchaser of the DD. Payment of a fees as applicable for issuance of such duplicate DD. And E option is all of the above. अब आपको यही बताना है कि अगर डुप्लीकेट DD जो है वो अगर इशू की जाती है तो ऐसे केस में क्या पर्टिकुलर जो है कंडीशंस रहती है और क्या कंडीशंस को मानना ज़रूरी है। तो इन जो है हमारे 5 ऑप्शंस में से हमें अपना करेक्ट ऑप्शन बताना है एंड दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही चीज़ें जो है ये ज़रूरी है इफ़ अगर एक डुप्लीकेट DD इशू करवानी हो तो, right? So the correct option would be your option E, that is all of the above. नेक्स्ट वाले पर आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू अ लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। लॉकर फैसिलिटी से रिलेटेड जो है इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो जो ट्रू नहीं है वो हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन अगर हम लोग देखें, इन द केस ऑफ सोल हायरर ऑफ द सेफ्टी लॉकर नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। बी ऑप्शन है आपका, अ लॉकर कैन नॉट बी हायर्ड बाय लिमिटेड कंपनीज, स्पेसिफाइड एसोसिएशंस एंड सोसाइटीज एक्सेट्रा। C is in case of death of the sole locker hirer where there is nomination, access to locker may given to the nominee. And D is where there are joint locker hirers having a contract of locker hire with a either or survival clause, and where there is no nomination, access to the locker may be given to the survivor in case of death of one of the hirers. अब हमें इनमें से क्या बताना है? हमें इनमें से बताना है ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है, दैट इज फॉल्स वाली स्टेटमेंट हमें बतानी रहेगी एंड दैट इज योर ऑप्शन बी। That is, a locker cannot be hired by a limited company, specified association and societies. तो ये चीज़ गलत है बिकॉज जो लिमिटेड कंपनीज वगैरह या कोई भी एसोसिएशन या सोसाइटीज़ हैं ये भी जो है लॉकर फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कैन नॉट, तो ये चीज़ जो है इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसको रॉन्ग बनाती है और यही हमारा जो है आंसर बन जाता है। दैट इज आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Then comes to the next question. One of the following statement is not true with respect to RTGS. ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से रिलेटेड जो है इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो वो स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है वो हमें बतानी होगी। ऑप्शंस आर, फंड्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम द ब्रांच ऑफ वन बैंक टू द ब्रांच ऑफ अनदर बैंक। B, only the corporate and government departments can avail of the facility. C, the RTGS system is maintained and operated by the RBI. D, each participant
each participant bank here to the RTGS will be required to open a dedicated settlement account for putting through its RTGS transactions. बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा, बहुत ही मतलब कि क्लियरली बताया गया है कि क्या चीज़ यहाँ से गलत हो सकती है. दैट इज़ योर ऑप्शन बी. ओनली दी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन अवेल दी फैसिलिटी. बिल्कुल गलत बात है. हम लोग भी जो है इन फैसिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं. तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू NEFT. इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, NEFT के लिए. ठीक है. सो ऑप्शंस क्या क्या हैं. ए ऑप्शन है फंड्स आर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कस्टमर अकाउंट of the participant bank branch to another customer account of any other participant bank branch. B option है the individual branches participating in NEFT can be located only in urban or metro centers. C, the remitting branch prepares a structured financial messaging solution message and sends it to its service center for NEFT. D is the RBI at the clearing center sorts the transactions bank wise and prepares the accounting entries of the net debit or credit for passing on to the banks participating in the system. अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि NEFT से रिगार्डिंग ट्रू नहीं है. सो दैट वुड बी योर ऑप्शन बी, जो कि क्या बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं जो कि NEFT में पार्टिसिपेट कर रही है वो मेट्रो सिटीज़ या फिर अर्बन सेंटर्स में होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ नॉट कंपलसरी और ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि रूरल एरियाज़ में भी जो है जो ब्रांचेस होती है वो भी NEFT में पार्टिसिपेट कर सकती हैं. ठीक है. सो इसलिए जो है आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमारे पास में 5 स्टेटमेंट हैं, हमें इनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू गेट मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो. जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो रिलाई करता है किस पर, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज पर, जिससे कि जो मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो है वो मिल सके. सो इज दिस ट्रू. बिल्कुल सही बात है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम इसी को ही बोलते हैं, राइट. तो आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या है, ये ट्रू है. बी है आपके पास में रिस्क एंड रिटर्न हैव द सेम मीनिंग इन सिलेक्शन ऑफ अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो के सिलेक्शन में जो रिस्क और रिटर्न है दोनों का सेम मीनिंग है. क्या ये बात सही है? नहीं, ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि हाई रिस्क वाले में जो है हमें रिटर्न उतना ना मिला या हाई रिटर्न मिल जाए. रिस्क एंड रिटर्न आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. तो रिस्क और रिटर्न अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका फॉल्स. सी है आपका द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर राइज इन स्टडी ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा. जो रोल है पोर्टफोलियो मैनेजर का वो किस पर लाई करता है, इन्वेस्टर पर, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर. तो इज दिस ट्रू. तो यस, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है. Then comes to the next one, that is D statement. A portfolio manager is any person who, pursuant to the contractor or arrangement with a client, advises, directs or undertakes on behalf of the client the management or administration of the portfolio of securities or the funds of the clients. ठीक है. यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में बताया गया है कि पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, अरेंजमेंट्स करता है क्लाइंट के साथ में, एडवाइस करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है और अंडरटेक करता है वेरियस जो चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उन्हें किसके बिहाफ पर, क्लाइंट्स के बिहाफ पर. क्या ये पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है? बिल्कुल होता है. पोर्टफोलियो मैनेजर ये सारी चीज़ें करता है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी. देन कम्स टू द ई. द परचेजर ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट कैन काउंटर मेड इट्स पेमेंट बाय द ड्रॉई बैंक. जो परचेजर है डिमांड ड्राफ्ट का वो जो है उसका पेमेंट काउंटरमेंट कर सकता है ड्रॉई बैंक के साथ में. इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी फॉल्स स्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंगली आपके जो ट्रू एंड फॉल्स है उसे हमने इस वे से बता दिया. अब एग्जाम में आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये स्टेटमेंट दी जा सकती है एंड बोला जा सकता है कि इसमें से आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए. सो अकॉर्डिंगली जो है आपको आपके जो आंसर्स है वो मार्क करने रहेंगे. ठीक है. सो ये जो थे ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स के ही क्या हैं, आंसर्स हैं.
Then comes to the next question. A duplicate demand draft can be issued to a customer under the simplified procedure up to what amount? जो एक duplicate demand draft है वो इशू किया जा सकता है कस्टमर को एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर अमाउंट तक, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है उसमें कितने अमाउंट तक का जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू हो सकता है, डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू हो सकता है। ऑप्शंस आर 50,000, 25,000, 10,000 एंड 5,000। यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर टर्म सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ये आप लोगों को प्रॉपरली जो है ध्यान रखना है और देना है यहाँ पर ध्यान कि अच्छा क्या लिखा गया है, ठीक है। सो जब सिंप्लीफाइड प्रोसीजर की हम लोग बात कर रहे हैं तो किस पर्टिकुलर अमाउंट तक जो है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू हो सकता है, सो दैट इज 5,000, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी और ऑप्शन डी। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज मेंट फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कस्टमर्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है वो किन टाइप के कस्टमर्स के लिए जो है इम्प्लीमेंट की गई है? पेंशनर्स ओनली, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, लो वैल्यू अकाउंट्स एंड डिसेबल्ड पर्सन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। बेनिफिट ट्रांसफर दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ जो है आपके जो सब्सिडीज़ वगैरह हो गई, ठीक है। तो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को तो दिए नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पेंशनर्स ओनली, क्या ये सिर्फ पेंशनर्स के लिए है? नॉट नेसेसरी। ये पेंशनर्स के अलावा उन सारे लोगों के लिए है जिन्हें जो है डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, इसलिए आपका ऑप्शन ए भी गलत है। डिसेबल्ड पर्सन, तो ये भी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। जो लो वैल्यू अकाउंट्स होते हैं, जो कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की गई है। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन सी। Then comes to the next question. Banks wishing to provide mobile banking service have to obtain permission from which of the following authority? बैंक्स जो कि मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उन्हें किस अथॉरिटी की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी? ऑप्शंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी इज ट्राई, C is IRDA and D is no permission needed. So the correct option would be Reserve Bank of India, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बैंक को अगर जो है कोई भी चीज़ें या परमिशन चाहिए तो उन्हें जो है रिजर्व बैंक से पूछना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो गया? योर ऑप्शन ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस वर ऑल अबाउट द वेरियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए ये सारे क्वेश्चंस। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। दैट इज़ ये जो हमारे सारे वीडियोज़ हैं ये आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको जो है वेबसाइट सर्च करनी होगी www.magnetbrains.com। जो आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से एक कोर्स जैप कैब है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से इसके अंदर जो वेरियस कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर कोर्स को जो है आपको प्रिपेयर करना है या जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने रहेगी। जब आप उसे से भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे दिखेंगे जो वेरियस टॉपिक्स हैं वो इनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।